हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम रिवीजन करेंगे पीडियाट्रिक्स की। मैंने ऑलरेडी जो रेस्पिरेटरी है और जो न्यूरो है उसके नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं। मैंने कहा था प्लीज़ बियर विद मी फॉर सम टाइम, आई एम अरेंजिंग थिंग्स कि मैं कैसे एक प्रॉपर क्लास और लेक्चर आपके साथ कंडक्ट करूं। बट मैं चाहती हूं कि एक क्विक रिकैप हो जाए आपका रेस्पिरेटरी का और थोड़ा सा न्यूरो का। मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी और कोशिश भी ये करूंगी कि मैं साइड में आपके लिए पेजेस भी इन्वॉल्व करूं कि आप एक बार पैरेलली, अगर अगर कोई बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो यहाँ पर अगर वो वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर लेना चाहते हैं, तो उनकी साइड बाय साइड पैरेलली उनकी चीज़ें हों। आप प्लीज़ एक नोटबुक में नोट डाउन भी करते जाना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आएगा। एंड लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट इज़ डायफ्रामेटिक हर्निया। देखो, मैं आपको ना थ्योरी से ज़्यादा ये बताऊंगी कि क्वेश्चन आएगा कैसे, और आपको उस क्वेश्चन को देखते ही पहचानना कैसे कि हाँ भाई ये हमारा डायफ्रामेटिक हर्निया का क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि देयर इज़ अ चाइल्ड जिसका जो एब्डोमेन है, क्लासिकली लिखा होगा स्कैफॉइड एब्डोमेन, हाइपर इन्फ्लेम चेस्ट, और जो बच्चे की क्लासिकली जो क्वेश्चन में मेंशन होगा ही होगा कि जो बच्चे की बाउल मूवमेंट है ना वो उसकी चेस्ट की तरफ आ गई है। क्यों? क्योंकि जितना भी उसका मेजर इंटेस्टाइनल पोर्शन है वो ऊपर जो हमारा डायफ्राग्राम है उसको क्रॉस करके ऊपर हमारी चेस्ट कैविटी, थोरैसिक कैविटी में चला गया है। स्कैफॉइड एब्डोमेन, हाइपर इन्फ्लेम चेस्ट, एंड क्या होगा, बाउल साउंड विल बी अपीयरिंग इन द चेस्ट। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, बैग एंड मास्ट वेंटिलेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन जेस्टेशनल डायफ्रामेटिक हर्निया वाला बच्चा जो है उसमें आपको बैग एंड मास वेंटिलेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आप जितना हायर प्रेशर लगाओगे इंटेस्टाइन रप्चर हो जाएंगी, इसलिए आपको नहीं करना है। यू हैव टू इंट्यूबेट एंड वेंटिलेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। ये हो गया आपका। उसके बाद ये 3 हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया के लिए। हम आते हैं ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। अभी हमने इससे प्रायर वीडियो में बात की थी कि देयर इज़ अ ग्रॉस क्लासिफिकेशन विच वी यूज फॉर ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। इसमें हम एक और चीज़ एसोसिएट कर रहे हैं दैट इज़ वेक्ट्रल एनोमली। इस वेक्ट्रल एनोमली का मतलब क्या है? ये जो वर्ड है वेक्ट्रल, इसमें ही डिफरेंट चीज़ें इंक्लूडेड हैं। V स्टैंड्स फॉर वर्टिब्रल, A स्टैंड्स फॉर एनोरेक्टल, C स्टैंड्स फॉर कार्डियक, T स्टैंड्स फॉर ट्रेकिया, E stands for esophageal, and R is very important, that is renal. L is for limb anomaly भी बच्चे में देखने को मिलती है, and H is for hydrocephalus। मतलब कि जो आपका ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला वाला बेबी है उसकी ओवरऑल जो बॉडी है उसमें हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट है और वहाँ पे बच्चे को एनोमली देखने को मिलती है। कौन सा क्लासिफिकेशन यूज होता है DEF में? दैट इज ग्रॉस क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हम को एनल अट्रेशिया के ऊपर। अट्रेशिया का मतलब ही ये होता है कि कोई चीज़ अच्छे से फॉर्म ही नहीं हुई है जब बच्चा मदर के वूम में है। तो को एनल अट्रेशिया दैट मीन्स इसमें क्या होगा, जो हमारी देखो नेजोफेरिंग्स होती है ना, दैट इज नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स। तो नेजो, ओरो एंड लेरेंजियो, तो नेजो और ओरो के बीच में जो होता है ना वहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट ही नहीं हुई है कि जो नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हों। उस जगह को हमने क्या नाम दे दिया, को एनल अट्रेशिया, विच मीन्स व्हेन नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली देन देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ को एनल अट्रेशिया। अब इसमें आपका बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा क्वेश्चन के अंदर कि यू हैव टू थिंक अबाउट कोएनल अट्रेशिया। सबसे पहले फेलियर टू पास द एनजी ट्यूब। एग्जैक्टली, जब कोई जगह फॉर्म ही नहीं हुई है तो आप एनजी ट्यूब को बच्चे को पास ऑन ही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, दैट इज डिस्ट्रेस इम्प्रूव्स ऑन क्राइंग। यस, ये लाइन क्लासिकल है। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा है डिस्ट्रेस इम्प्रूव ऑन क्राइंग कि बच्चा रो रहा है और उसका डिस्ट्रेस ठीक हो रहा है, आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए ये कोएनल अट्रेशिया की बात कर रहा है। नेक्स्ट, कॉइलिंग ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज सीन इन TEF। बच्चे दो चीज़ें हैं, एक होगा इनेबिलिटी टू पास एनजी ट्यूब और एक होगा कॉइलिंग ऑफ एनजी ट्यूब।
inability to pass NG tube, your answer will be choanal atresia, and coiling of NG tube, your answer will be TEF, that is tracheoesophageal fistula. वहाँ पे तो हमने पढ़ा है ना, प्रॉक्सिमल ब्लाइंड पाउच है, डिस्टल या फिर ब्लाइंड पाउच है, एच टाइप है, अट्रेशिया है ना, या फिर हमारा कॉम्बिनेशन में फिस्टुला है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉइलिंग हो जाएगी. बट जब जो जगह अट्रेशिया है, फॉर्म ही नहीं हुई है, वहाँ तो पास ऑन ही नहीं होगी. तो आंसर आपका कहाँ जाएगा, जहाँ फॉर्म नहीं हुई है कोएनल अट्रेशिया, जहाँ कॉइलिंग हो रही है TEF. उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल एनॉमली ऑफ नोज भी कौन सी होती है, कोएनल अट्रेशिया. 1 मार्कर का पॉइंट है ये. सबसे कॉमन एनॉमली बच्चे में जो ओरली देखी जाती है या फिर जो एनॉमली ऑफ नोज है, दैट इज कोएनल अट्रेशिया. ये था आपका क्रिस क्रोएनल अट्रेशिया का. नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्टर नागर सिंड्रोम, जिसको हम और नेक्स्ट नाम से क्या जानते हैं, इमोबाइल सीलिया सिंड्रोम. सीलिया का हेल्प क्या होती है कि किसी भी चीज़ को मूवमेंट करने के लिए, एंड यहाँ पे कैसी है हमारी सीलिया, इमोबाइल हो गई है. मतलब कि अब वो कोई भी ऐसे म्यूकस को बेसिकली मूव ऑन नहीं करेंगी. मतलब म्यूकस कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जाके डिपॉजिटेड ही रहेगा. तो वो क्या साइन एंड सिम्टम शो करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट ट्रायड जो आपकी नोटबुक में होना चाहिए. इससे पहले हमने कौन सा ट्रायड पढ़ा था, दैट इज ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा का क्विक रिवीजन, ब्लूज, क्लेरा, डेफनेस एंड मल्टीपल फ्रैक्चर्स. क्लासिफिकेशन कौन सी थी, साइलेंस क्लासिफिकेशन. अब हम नेक्स्ट यहाँ पे कार्टर नागर सिंड्रोम की बात करेंगे. इसका ट्रायड आपको कैसे याद रखना है, क्रॉनिक साइनसाइटिस, साइटस इन्वर्टस एंड ब्रोंकाइटिस. साइटस इन्वर्टस का मतलब होता है हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में है, बट यहाँ पर बच्चे का हार्ट राइट साइड में कन्वर्ट हो जाता है. नॉर्मली क्या होता है, लीवोकार्डिया, और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया. डेक्स्ट्रोकार्डिया का दूसरा नाम क्या होता है, साइटस इन्वर्टस. दैट इज यंग सिंड्रोम का ट्रायड हम याद रखेंगे. 2 चीज़ें इसमें कार्टर नागर सिंड्रोम से बिल्कुल सेम है, दैट इज क्रॉनिक साइनसाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस. ये कार्टर नागर में क्या अलग था, साइटस इन्वर्टस, दैट इज डेक्स्ट्रोकार्डिया. यहाँ पर क्या आ जाएगा, एजूस्पर्मिया. क्या आ जाएगा, एजूस्पर्मिया. यंग सिंड्रोम का ट्रायड हो गया, कार्टर नागर का ट्रायड हो गया, साइलेंस क्लासिफिकेशन जो हम किस में यूज कर रहे थे, ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा. 18 ट्रायड आपको अभी के अभी याद हो जानी चाहिए. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दैट इज स्ट्राइडर, which is most common stridor is laryngomalacia. बच्चे कहीं भी वर्ड आप मलेशिया देख रहे हो ना, आपने ट्रेकियोमलेशिया भी पहले सुना होगा. अब हम laryngomalacia की बात करें. मलेशिया मतलब वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, कि वहाँ की जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं. एंड इसमें क्या होगा, एबनॉर्मली, स्ट्राइडर का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल इंस्पायरेटरी लो पिच साउंड दैट इंक्रीज ऑन क्राइंग एंड फीडिंग. डिस्ट्रेस इज इंक्रीज्ड इन सुपाइन एंड रिलीव्ड इन प्रोन पोजिशन. यस, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, कोएनल अट्रेशिया, जहाँ पे डिस्ट्रेस इम्प्रूव ऑन क्राइम. यहाँ पर डिस्ट्रेस कैसे हो रहा है, सुपाइन है तो बढ़ गया, और अगर आप प्रोन लेटे हो तो कैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. सुपाइन में क्या होगा, बढ़ जाएगा. प्रोन में क्या होगा, डिस्ट्रेस कम हो जाएगा. और इसमें क्लासिकल क्या देखने को मिलता है, ओमेगा शेप एपिग्लोटिस इज सीन इन laryngomalacia. ये आपको 1 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या करोगे, फ्लेक्सिबल लेरिंजोस्कोपी. एंड ट्रीटमेंट में कुछ नहीं करना है, इट इज सेल्फ रिजॉल्विंग. क्यों, मसल ही तो वीक हुई है ना बच्चे की, मसल्स ही वीक हुई हैं, वो तो अपने आप ठीक हो जाएंगी. तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. 2 चीज़ें याद रखनी है, सुपाइन पे बढ़ेगा, प्रोन पे कम हो जाएगा. फ्लेक्सिबल लेरिंजोस्कोपी करेंगे एंड ओमेगा शेप एपिग्लोटाइटिस देखने को मिलेगा, किसमें, लेरिंजोमलेशिया के अंदर. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा छोटा सा है, दैट इज मोस्ट कॉमन कॉजेज किस डिजीज में. सबसे पहले है कॉमन कोल्ड, जो कौन कराता है, रीनोवायरस. फेरेंजाइटिस, दैट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स, कौन कराएगा, एडिनोवायरस. उसके बाद है क्रुप का दूसरा नाम क्या है हमारा, दैट इज लेरिंजोट्रेकियोब्रोंकाइटिस. ये कौन कराता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस. उसके बाद आता है वूपिंग कफ, दैट इज बोरेटेला पर्टूसिस है ये. उसके बाद आता है ब्रोंकिलाइटिस, दैट इज RSV रेस्पिरेटरी सिंस्टिकल वायरस. इसका नॉर्सेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था कि RSV में हम कौन सी ड्रग देते हैं, दैट इज रिबाविरिन. और किसके थ्रू देते हैं, दैट इज एरोसोल टेक्निक या एरोसोल मेथड से देते हैं. ये हो गया आपके कॉमन कॉजेज. इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस के ऊपर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में. आपको 3P याद रखने हैं. इसमें क्या याद करना है, पाइलोरिक स्टेनोसिस के 3 Ps, दैट इज प्रोजेक्टाइल,
परफ्यूज्ड एंड पोस्ट प्रेंडल वॉमिटिंग। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था मार्वर सर ने क्लास में कि जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है क्या वो फोर्सफुल होती है या ये नॉन फोर्सफुल होती है, प्लीज़ डू कमेंट मी, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी। परफ्यूज विद वेरेशियस एपेटाइट, एपेटाइट मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगे क्योंकि बार बार उसको वॉमिट होगी, एंड पोस्ट प्रेंडल मतलब खाने के तुरंत बाद उसको वॉमिटिंग हो जाएगी। एक चीज़ आपको याद रखनी है, कुछ मैं ऐसी ड्रग्स बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में या फिर अभी आगे मैं क्लिप ऐड कर दूंगी कि कोई मदर अगर इन ड्रग्स को कंज्यूम कर रही है तो उसको क्या स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन हो सकती हैं। आपको याद रखना है, इफ़ द मदर इज टेकिंग एरिथ्रोमाइसिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी देन द बेबी कैन डेवलप पाइलोरिक स्टेनोसिस। कौन सी ड्रग? एरिथ्रोमाइसिन। और कौन सी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है? ये 2 to 6 वीक्स में। ऑब्वियसली मेल बेबीज आर मोर इफेक्टेड देन फीमेल बेबीज। इसमें मास कैसा दिखेगा? ऑलिव शेप मास दिखेगा। अगर आपकी पीडियाट्रिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है देन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन सॉसेज शेप मास कहाँ देखने को मिलेगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमें विजिबल होंगे बच्चे के, लेफ्ट टू राइट देखने को मिलेंगे। वॉमिटिंग कैसी होगी? बिलियस होगी, नॉन बिलियस होगी? नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगी, ठीक है, क्योंकि जो पाइलोरस पार्ट है वो ड्यूडेनम के ऊपर है, ठीक है, और जो हमारी ड्यूडेनम है वहाँ पर ही तो हमारी बाइल डक्ट खुलती है। बाइल डक्ट हमारी पाइलोरस पार्ट में तो खुलती नहीं है, तो जब वो पाइलोरस पार्ट में नहीं खुलती तो वहाँ पे तो बाइल होगा ही नहीं। जब बाइल नहीं है तो नॉन बिलियस हो जाएगी, और जब वो ड्यूडेनम में चली जाएगी तो वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, जो हम हर्शपम डिजीज में भी पढ़ते हैं, दैट इज बिलियस वॉमिटिंग। उसके बाद आते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ आपको। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और एसिडोसिस को याद करने की ट्रिक देखते हैं। क्या ट्रिक है ये ट्रिक ये है, जो हमारा पूरा जीआई ट्रैक होता है ना वो एसिडिक होता है, ठीक है, और नीचे का इंटेस्टाइनल पार्ट एसिडिक नहीं होता है। अगर मैं स्टमक से ऊपर की बात करूं, दैट मीन्स कि अगर मैं स्टमक से ऊपर की ही बस बात कर रही हूँ, अगर मेरा ऊपर का सारा एसिड निकल गया, एसिडिक मीडियम है, एसिड निकल गया, नीचे बचा क्या? बेस। दैट मीन्स अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, एसिड बाहर गया, बचा क्या? बेस, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। बट अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो गया, आपने किसी पेशेंट में देखा कि उसको डायरिया हो गया, मतलब बेस निकल गया सारा बाहर, बचा क्या ऊपर? एसिडोसिस, तो आंसर विल बी एसिडोसिस। पूरा जीआई ट्रैक कैसा होता है? एसिडिक होता है, इंटेस्टाइनल बेसिक होती है। ये मेरा कंसेप्ट था याद करने का। अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, एसिड बाहर चला गया, बचा क्या? बेस। किस में जाएगा? मेटाबॉलिक में जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, वो भी बताऊंगी कि वो कैसे याद करना है। वॉमिटिंग हो रही है, एसिड बाहर गया, बचा क्या? बेस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। डायरिया हो रहा है, बेस बाहर गया, बचा क्या? एसिड, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी ट्रिक से समझ आया होगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया होगा, एंड इसमें क्या होगा? पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद आप में इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइसेस में यूएसजी कराएंगे। जो आपकी पाइलोरिस की लेंथ है वो 16 mm आपको देखने को मिलेगी, एंड विड्थ उसकी 4 mm आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद सर्जरी में रामस्टेड पाइलोरोमायोटमी करेंगे एंड बेरियम स्टडी। ये साइन याद रखना, डबल टैक साइन, डबल ट्रैक साइन इज सीन इन पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये आपकी नोटबुक में होना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। टॉपिक इज एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ नॉर्सेट। आप नॉर्सेट 6 उठा के देख लेना, नॉर्सेट 5 उठा के देख लेना। एपिग्लोटाइटिस के उसने बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं। सबसे पहले हम एपिग्लोटाइटिस में देखेंगे ये क्या है। एक मेडिकल इमरजेंसी है। कोई भी कंडीशन जो आपके एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती है मेडिकल इमरजेंसी में, जिसके लिए आपको तुरंत के तुरंत ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है बच्चे को। इसमें क्या होगा? कॉजेज, बच्चे 2 कॉजेज याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में वो ट्रिकी खेल जाता है कि बच्चा आपके पास आया है और वो अनवैक्सीनेटेड है, तो उसको किस वजह से एपिग्लोटाइटिस हो सकता है। बच्चा आपके पास आया है और वो वैक्सीनेटेड है, तो किस वजह से उसको एपिग्लोटाइटिस हो सकता है। वैक्सीनेटेड बच्चे में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिएट विल बी द आंसर, एंड अनवैक्सीनेटेड बच्चे में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। अब मुझसे आप पूछोगे दीदी कुछ भी नहीं दे रखा है तो आंसर क्या मार्क करेंगे, तो हम आंसर मार्क करेंगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। वैक्सीनेटेड में स्ट्रेप्टोकोकस, एंड वैक्सीनेटेड में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी।
कुछ भी मेंशन नहीं है। मोस्ट कॉमन पूछा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। 3 आंसर आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट वी मूव अपॉन टू द साइन। डबल ट्रैक साइन अभी हमने कहाँ पढ़ा था? पाइलोरिक स्टेनोसिस। और हमने ओमेगा शेप एपिग्लोटाइटिस अभी कहाँ पढ़ी थी? लैरिंजियोमलेशिया में। तो एपिग्लोटाइटिस में अब हम क्या याद करेंगे? इसमें क्या दिखेगा? थंब साइन देखने को मिलेगा। कैसा साइन? थंब साइन देखने को मिलेगा। और जो बच्चा होगा वो कैसा बैठा होगा? ट्राइपॉड पोजीशन में, लीनिंग फॉरवर्ड। ट्राइपॉड पोजीशन में बैठा होगा और फॉरवर्ड आगे की तरफ लीन आउट कर रहा होगा। एनक्लेक्स का भी एक क्वेश्चन है ऐसा। उसके बाद बच्चे में क्या होगा? डिस्ट्रेस होगा, डिस्फेजिया होगा, इनेबिलिटी टू स्वॉलो, डिस्फोनिया होगा, आवाज़ मतलब साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, एंड ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। ये क्लासिकल फीचर्स हैं। अगर कहीं भी क्वेश्चन में ये सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, आपका आंसर रहेगा एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। इसके बाद शॉर्ट हिस्ट्री कैसी हो सकती है? 6 to 8 आवर्स। एंड ट्रीटमेंट कैसा होगा इसका? एंटीबायोटिक्स आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि कॉज भी क्या है इसका, इस वजह से। उसके बाद स्वॉलन एपिग्लोटाइटिस की वजह से वो कैसा दिखेगा? थंब जैसा दिखेगा। जो एपिग्लोटिस है बच्चे का वो स्वॉलन अप हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे कैसा साइन देखने को मिलेगा? जब आप बच्चे की एक्सरे फाइंडिंग देखोगे तो थंब साइन देखने को मिलेगा। ओके बच्चे, इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इस क्रुप के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रुप, दैट इज लेरिंजियोट्रेकियोब्रोंकाइटिस। इसके लिए हमने कौन सी क्लासिफिकेशन देखी थी? वीजली क्लासिफिकेशन देखी थी। इसका कॉज हमने पीछे पढ़ा था, दैट इज पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। साइन कौन सा देखने को मिलेगा? स्टीपल साइन। अभी तक हमने बहुत सारे साइन पढ़ लिए। हमने डबल ट्रैक साइन पढ़ लिया, हमने थंब साइन पढ़ लिया, अब स्टीपल साइन आ गए हमारे पास। उससे पहले हमने ओमेगा शेप एपिग्लोटाइटिस पढ़ लिया। ये सारे साइन आपको याद होने चाहिए। ट्रीटमेंट में डेक्सामेथासोन एंड एड्रेनलिन नेबुलाइजर, कूल मिस्ट, इनमें से भी पूछ ले, चारों ऑप्शन में दे दे कि आपको बच्चे को एड्रेनलिन नेबुलाइजर भी देना है, कूल मिस्ट के अंदर भी रखना है, डेक्सामेथासोन भी देना है, तो आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होगी? हमेशा आपकी फर्स्ट चॉइस डेक्सामेथासोन होगी। डू क्लिक द आंसर, दैट इज डेक्सामेथासोन। उसके बाद हम नेक्स्ट में मूव करते हैं, दैट इज ब्रोंकिलाइटिस। टॉपिक ऑफ द चॉइस इज ब्रोंकियोलाइटिस। दैट मीन्स इसका कॉज हमने क्या पढ़ा था? RSV, दैट इज रेस्पिरेटरी सिंस्टिकल वायरस। नॉर्सेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि किसी बच्चे को RSV हुआ है, आप कौन सी ड्रग दोगे? रिबाविरिन। दे तो दी, बट देनी कैसे है? IV, IM कैसे देनी है? दैट इज एरोसोल मेथड, एरोसोल टेक्निक से देनी है आपको बच्चे को। उसके बाद एक्सरे में कैसा होगा? हाइपर इन्फ्लेम चेस्ट। एक और पीछे जगह हम पढ़कर आ रहे हैं ना, हाइपर इन्फ्लेम चेस्ट कहाँ पढ़ी थी? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। नेक्स्ट, इसका ट्रीटमेंट में हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे बच्चे को 1 to 2 लीटर्स पर मिनट। टारगेट ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए इसमें बच्चे की? 96 to 98% होनी चाहिए। एंड इसके बाद रिबाविरिन हम कौन से बच्चों को देंगे? जिनको ब्रोंकियोलाइटिस भी है एंड दे आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। क्यों? हॉस्पिटल स्टे में रखना पड़ेगा बच्चे को, और नेबुलाइजेशन या फिर एरोसोल मेथड से हम दे देंगे। इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चॉइस इज वूपिंग कफ। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चॉइस इज वूपिंग कफ, दैट इज पर्टूसिस। इसमें बच्चा आपके पास आएगा कैसे? कंप्लेन क्या होगी कि क्वेश्चन में देख के आपको समझ आ जाए भाई ये तो पर्टूसिस की बात कर रहा है। ध्यान से सुनना, कफिंग, ब्रेडिकार्डिया, अपनिया एंड साइनोसिस। कफिंग, ब्रेडिकार्डिया, अपनिया एंड साइनोसिस, ये सारी चीज़ें अगर एक क्वेश्चन में मेंशन्ड है, 100 डे कफ लिख दिया तो फिर तो हर बच्चे ने क्लिक कर देना है। क्या पता वो कभी कभी 100 डे कफ लिखे ही ना, बस वो अपनिया बोल दे, ब्रेडिकार्डिया बोल दे, साइनोसिस बोल दे, आपको ये लाइन सुनते ही क्लिक हो जाना चाहिए ये पर्टूसिस की बात कर रहा है। नेक्स्ट कॉज बैरिटेला पर्टूसिस होगा इसका, अपनिया, ब्रेडिकार्डिया, साइनोसिस। अब इसमें सैंपल ऑफ चॉइस क्या होगा? दैट इज नेजोफेरेंजियल स्वैब होगा एंड ट्रीटमेंट इज एजिथ्रोमाइसिन एंड ट्रीटमेंट इज एजिथ्रोमाइसिन। प्रिवेंटेबल है? यस इट इज प्रिवेंटेबल। DPT वैक्सीन लगा दो तो इट इज प्रिवेंटेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की। इसमें क्लासिकली देखा जाता है कि मदर जब अपने बेबी को लेके आती है तो वो क्लासिकली कंप्लेन करती है कि जब भी मैं अपने बेबी को किस करती हूँ तो मुझे सॉल्टी सा टेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सोडियम पोटेशियम चैनल्स जो बच्चे के हैं, NaCl चैनल्स, वो ओपन हो गए हैं। जितना भी उस बच्चे की बॉडी में सोडियम का कंटेंट है वो उसकी स्किन के ऊपर आके डिपॉजिट हो गया है। और ये याद रखना, इसका इनहेरिटेंस कैसा है? ऑटोजोमल रिसेसिव। मैंने अरे ARE करके याद किया था। और इसमें क्या देखने को मिलता है? म्यूकोनियम इलियस। कौन सा क्रोमोसोम इफेक्टेड होता है? क्रोमोसोम नंबर 7। एंड इसमें म्यूटेशन होता है, दैट इज डेल्टा F
C508 डिप्लीशन, जीन म्यूटेशन CFTR जीन, हॉलमार्क साइन क्या है, स्वेट क्लोराइड लेवल्स आर इंक्रीज, दैट इज मोर देन 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कभी कभी क्वेश्चन में बस वो इन्वेस्टिगेशन ही पूछ लेता है, PGICH में बस इन्वेस्टिगेशन ही पूछी थी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का बच्चा है उसमें कौन सा टेस्ट करते हो, स्वेट क्लोराइड लेवल टेस्ट करते हैं। एक में उसने पोटेशियम क्लोराइड लेवल पूछ लिया था, ऑप्शन में दे दिया था, वो तो गलत है, तो स्वेट क्लोराइन लेवल आंसर जाएगा। उसके बाद चैनल्स कौन से इफेक्टेड है, स्वेट क्लोराइन चैनल्स आर इफेक्टेड। पेशेंट्स शुड बी स्क्रीन फॉर डायबिटीज़, यस। पेशेंट को अगर आपके पास क्वेश्चन आया है कि एक बच्चा है, एक पेशेंट है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है और कौन सी एडिशनल स्क्रीनिंग हमें उसकी करानी चाहिए, दैट इज उसको हमें डायबिटीज़